नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होंगे। साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहां पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारी एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितता के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। इसे लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताई है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी के नाम की घोषणा देश के संवैधानिक पद और उच्च सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों का सुखद निर्णय के लिए आभार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्टर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का उत्सव था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एयरपोर्ट पहुंची हुई थी, स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं और विंड साइन भी दिखाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट साझा की है और खुशी भी जताई है। बताते चले कि ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं और स्वागत करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुभम का बहुत स्वागत हुआ है। इसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और फिर वो अपने घर वापसी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के आर्थिक विकास के प्रति अथक प्रतिबद्धता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता की कामना करती हूं। साथ ही लिखा कि उन्होंने कि उनके नेतृत्व में भारत की आर्थिक दिशा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर किया है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्मदिन है और ऐसे में तमाम दिग्गज नेताओं की लगातार शुभकामनाएं इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर बता दें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ कई दिग्गज नेताओं ने भी केंद्रीय मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्मदिन है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और राष्ट्र की सेवा और प्रगति के लिए यूं ही अपने कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी को प्रेरणा देती रहें। और प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका अद्वितीय संघर्ष, अदम्य साहस और अटूट संकल्प हम सभी के लिए राष्ट्र सेवा की अनंत प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मंत्र आज भी हर देशभक्त के हृदय में गूंजता है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कालकाजी मंदिर में दर्शन किए, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि कालकाजी मंदिर में मां कालकाजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही महंत सुरेंद्रनाथ जी अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मां कालकाजी से प्रार्थना है कि वे संपूर्ण देशवासियों को शक्ति, साहस और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दिल्ली वासियों के लिए ये कामना की गई है, जहां पर मां कालका जी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर पहुंचे कैबिनेट मंत्री और इसके साथ ही साथ उन्होंने माता से प्रार्थना की। दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि की भी कामना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बताते चले कि मंत्री प्रवेश वर्मा कालका जी मंदिर पहुंचे हुए थे और मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही साथ प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली वासियों के लिए कामना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के आईआईटी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सभी डॉक्टर छात्रों के साथ साथ शोधकर्ताओं और नवाचारकर्ताओं से संवाद करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2 यंग आईआईटी की बच्चे बैठे थे, जो यूजी के स्टूडेंट थे, मास्टर्स करने वाले बच्चे थे, पीएचडी करने वाले बच्चे थे, पीएमआरएफ की रिसर्च फेलो थे। इन सब से मिलकर मेरे मन में एक नई उत्साह भी आया है कि हमारे देश के बच्चे, देश की जो बुनियादी समस्या है, हमारे देश में 10% बच्चे दिव्यांग हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी डेफिशिएंसी क्या है। आज हमारी आईआईटीएंस उसकी गैप की सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उनको स्क्रीनिंग कैसे करना, उनके लिए पेडागोजी कैसे बनाना, उनको टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कैसे देना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तक कैसे लाना। एक टीम को मेरे को परिचय हुआ जिन्होंने लर्निंग गैप के बारे में एआई को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। एक ग्रुप के बारे में मेरे को ध्यान में आया कि इन्होंने भारत को नेट जीरो करने में, प्रधानमंत्री जी ने COP20 में ये जिम्मेवारी लेके आया था कि भारत को 2070 तक नेट जीरो करना है। नेट जीरो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, कौन सी फ्यूल को यूज करना पड़ेगा, कौन सी कार्बन एमिशन की टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, ये सारा विषय हमारी आईआईटीएन बच्चे सोच रहे हैं। ऐसे ग्रुप को मैंने मिलने का अवसर मिला। मेरे को अवसर मिला फ्यूल सेल पे काम करने वाले बच्चों को। मेरे को बच्चे मिले जो मेथनॉल से, भारत में बहुत सारे कोयला है, कोयला से मेथनॉल बना के उसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, कुकिंग फ्यूल में कैसे सिक्योरिटी के साथ यूज किया जा सकता है, इसकी एडवांस रिसर्च यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। ऐसे सारे बच्चों को मिलकर मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं 2047 तक भारत डेवलप्ड नेशन होके ही रहेगा।
विकसित भारत होगा ही, समृद्ध भारत होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, हमारी देश की नौजवान कॉलेज स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, इन्हीं के कंधे पे आने वाले 20-25 साल में, अमृत काल में एक सुनहरा भविष्य मैं देख पा रहा हूं। हरियाणा की बेटी मनीषा के साथ हुई घटना को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में निर्भया की मां आशा देवी ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी निर्भया के साथ अमानवीय घटना हुई है, उसी तरह आज भी बेटियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा देवी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पुलिस विभाग से विशेष आग्रह किया कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के किसी भी तरह की देरी न करें। साथ ही कहा कि इस मामले में इंसाफ मिलने तक वे पीड़िता के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि ये आशा देवी हैं जो 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था। निर्भया की माता जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी उन्होंने गुहार लगाई है, क्योंकि हरियाणा की बेटी मनीषा के साथ ये दरिंदगी की गई है, जिसके बाद उनका बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशा देवी ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिन दरिंदों ने ये दरिंदगी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वो पीड़िता के साथ खड़ी हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर निर्भया की माता जी आशा देवी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ पीड़िता के साथ भी रहने की बात कर रही हैं। हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं मार के काट के फेंक दी जा रही हैं। 2 दिन 4 दिन हम मीडिया में बात करते हैं, फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप उस परिवार के बारे में सोचिए, उस माँ बाप के बारे में सोचिए। बच्चा चला जाता है और वो जगह 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 नेता, पुलिस, कोर्ट कचहरी हर जगह घूमते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। किस बात का कानून है? मुजरिम जो है वो आजाद घूमता है, उसका सारा हक खड़ा हो जाता है, और जिसका बच्चा जाता है वो दर दर भटकता है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो ये हमारा कानून, हमारी व्यवस्था पे तमाचा है। तो इसलिए मैं वहां के सरकार को, वहां के जो पुलिस कमिश्नर है, उनसे हमारी गुजारिश है कि उन मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके माँ बाप को सपोर्ट किया जाए और उस बच्ची को इंसाफ मिले। और बच्ची अपने कॉलेज से जाके कोई फॉर्म जमा करने गए थे नर्स टीचर के लिए, उस बीच में मेरी बच्ची वो गुम हो गई है। तो हमारी यही वहां के नायब सैनी साहब से, सीएम साहब से, वहां डीजीपी से ये दरखास्त है मेरी कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़े और जो भी हो सकता है उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आगे ऐसा ना हो। हरियाणा एक हमारा ऐसा स्टेट है जिसमें बच्चियां पूरे भारत में पदक लाती है, चाहे कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, जो भी पहलवानी के लड़के लाते। अगर ऐसा हुआ तो कोई अपनी लड़कियों को नहीं भेजेगा बाहर, ना पहलवानी करेगा ना बॉक्सिंग कराएगा। ये बहुत दर्दनाक घटना है। मैं चाहता हूं इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। राजौरी गार्डन में शिवाजी एनक्लेव में स्थित होमगार्ड हेडक्वार्टर के बाहर भारी संख्या में होमगार्ड कर्मी सड़क पर उतर आए और भर्ती में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं स्थानीय अरुण ने बताया है कि उनकी 893 बच्चों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मियों का आरोप है कि भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, जहां जिन लोगों ने रिश्वत दी उन्हें नौकरी दे दी गई, जबकि कई योग्य अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके साथ ही कर्मियों की प्रमुख मांग है कि उनकी भर्ती जल्द से जल्द की जाए और पहले जो भर्ती की गई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली का पर्दाफाश हो सके। 85 की होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती थी, जिसमें 10,285 की भर्ती दिखाकर हमसे जो है फीस ली गई। एग्जामिनेशन जो फीस होती है उसके बाद में तुम्हारा इसमें सितंबर मंथ में हमारा जो फिजिकल कराया गया, कराने के बाद 6 अक्टूबर को एग्जाम कराया गया। उसके जो है अक्टूबर 15 तारीख से 25 तारीख हमारा डीवी कराया गया। जो
और बच्चों ने 1,09,000 फॉर्म फिल किए इस भर्ती में। कि हमारी जो बड़ी संख्या में भर्ती है उसको देख के बच्चों ने फॉर्म फिल किया। ये ओनली दिल्ली के बच्चों के लिए थी। अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सर हमारी जो डिमांड है, बीच में भर्ती जो घटा दी गई, 23 से 40 कर दी। पीजी करवाने के बाद में बच्चों ने बड़ी संख्या में भर्ती है, ये सोचा था कि हमारा नंबर आ जाएगा। जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसका कारण जो आप बता रहे हैं कि 893 बच्चे की भर्ती नहीं हुई है, क्या कारण रहा इसका? सर 893 बच्चों का एक झूठा आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा मेडिकल कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं कराया गया है और अंदर ही अंदर लिस्टें लगाई जा रही हैं। जो डिस्क्वालीफाइड कोर्ट से भी बच्चे प्रूव कर दिए गए कि बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं, उन बच्चों को मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ धांधली हो रही है, एक करप्शन चल रहा है अंदर, जिसकी कोई अपर सिस्टम भी जांच नहीं कर रहा है। और हम हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, लेकिन ऊपर सिस्टम भी नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। अभी तक आप ग्राउंड में सुबह से ग्राउंड के बाहर बैठे हो, राजा गार्डन होमगार्ड ग्राउंड के बाहर, कोई बड़ा जो अधिकारी आपसे मिलने आया? सर बड़ा अधिकारी हमसे कोई नहीं आया, उल्टा हमें जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया दिया गया है और लाठीचार्ज की जा रही है और धमकी दी गई है कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए, अपनी जो हमारी भर्ती है उसके लिए मांग कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की एलजी साहब से भी हमारी यही विनती रहेगी कि हमारे साथ इंसाफ हो और एलजी साहब हमारा न्याय करो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 503 में पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, 503 में पूरी करो, पूरी करो। कोर्ट में भी ये लोग जाके गुमराह कर देते हैं। अभी तक हमें कोई ऐसी वो नहीं मिल पाई है जो हमें न्याय के लिए संतुष्टि हो, और हम 893 लोग हैं जो परेशान होते हुए आ रहे हैं। और ये फीमेल की सीट भी अपने मन मर्जी से कन्वर्ट कर देते हैं कि फीमेल की सीट हमने मेल में कन्वर्ट कर दी है। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर रात जमकर पतंगबाजी होती है, जिसके चलते मेटल कोटेड मांझे मेट्रो के ओवरहेड तारों में उलझकर OHE ट्रिपिंग का प्रमुख कारण बनते हैं। और इसी के चलते अक्सर मेट्रो सेवाओं में जो है वो देरी और व्यवधान होता है, जिसके लिए DMRC की तरफ से 5 से 7 सदस्यों वाली रख रखाव टीमें तैनात की जाती हैं, जो कि उलझे हुए मांझे को हटाने के लिए तुरंत किसी भी प्रभावित स्थान पर पहुंच जाती है। दिल्ली के पौष इलाके राजौरी गार्डन के जे ब्लॉक गुरुद्वारे के बाहर जल भराव की समस्या के चलते भावना मित्तल ने बताया कि गुरुद्वारे आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के खंभे पर खुली वायर भी लटकी हुई है और जब भी बारिश होती है गुरुद्वारे के बाहर पानी भर जाता है। गुरुद्वारे में संगत को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मंत्री को जल्द से जल्द संज्ञान लेने को बोला गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पानी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खंभे पर भी जो वायर है वो लटकी पड़ी हुई है और व्यवस्था यहां पर बिल्कुल भी चाकचौबंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुरुद्वारे के बाहर भी जल भराव की लगातार समस्या देखने को मिल रही है, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से यहां पर जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ खंभे पर भी वायर लटकता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि जरूर लोगों की जान पर बनती हुई नजर आ रही है। मैं अभी गुरुद्वारे आई थी जे ब्लॉक मत्था टेकने, बट मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाई हूँ। फिलहाल मैं यहाँ इसके बाहर ही खड़ी हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीछे कितना पानी है और इतना पानी है, इतना ज्यादा भराव है कि यहाँ पर चलना तो दूर आप छोड़ ही दीजिए। आप यहाँ पर अपनी कन्वेंस ही निकाल रहे हैं तो उसी का बुरा हाल हो रहा है। साथ ही साथ पीछे आप खंभा देख रहे हो बिजली का, अगर इसकी भी कोई तार पानी में गिर जाती है तो पूरा करंट लगने का डर भी रहता है। साथ ही साथ गुरुद्वारे के सेवादार भी बहुत परेशान है इस चीज से, क्योंकि आए दिन जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव होना बहुत कॉमन है। ये जब भी बारिश आती है, आज का नहीं है, हमें इसको 10 साल देखते आ रहे हैं, इसी तरह यही कंडीशन रहती है इसकी। हम तो कहना चाहते हैं इसको सही किया जाए जल्दी से जल्दी। संगत आने से भी परेशान होती है, कईयों ने बहुत जरूरी आना होता है, कोई अरदास करवानी होती है, कोई प्रोग्राम होता है तो दिक्कत आती है। इसका हल सिरसा जी जल्दी से जल्दी निकालना आपकी बड़ी कृपा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यमुना इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर वाटर लेवल इस समय
205.24 तक पहुंच चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।